नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका खास शो इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आप सभी का स्वागत है। और अगर हम कारोबार जगत की बात करें तो तमाम जो शेयर बाजार है वहां हलचल नजर आ रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर उनका शपथ ग्रहण आज है। हालांकि अमेरिकी शेयर बाजार इस वजह से बंद है, लेकिन एक बाइंग का माहौल हम तमाम बाजारों में देख रहे हैं। किस तरह से सूरत हाल रहने वाला है तमाम बाजारों का, उस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की आर्थिक टॉप लाइंस पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में शामिल होंगे अश्विनी वैष्णव। सम्मेलन में दिखेगी भारत की विविधता में एकता की झलक। देश के करीबन 100 सीईओज होंगे शामिल। भारत यूरोपीय संघ की व्यापार और निवेश पर उच्च स्तरीय वार्ता संपन्न। एफटीए वार्ता को फास्ट ट्रैक करने और सप्लाई चेन रिजिलियंस को बढ़ाने पर बनी सहमति। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में लॉन्च हुई भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक कार ईवा। शुरुआती कीमत 3.25 लाख रुपए। इलेक्ट्रिक और सोलर दोनों विकल्प मौजूद। आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 163 अंकों की बढ़त के साथ 76,782, निफ्टी 38 अंक चढ़कर 23,242 पर कर रहा है कारोबार। तो इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। और आइए देखते हैं कि दुनिया के जो बाजार हैं, गिफ्ट निफ्टी के जो शुरुआती क्यूज है वो किस तरह से उनका ओपनिंग ट्रैक रहा। 23,281 का लेवल आप यहाँ देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी का। वहीं शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स जो अगर हम देखें तो बढ़त के साथ उसका ओपनिंग रहा 76,782 का लेवल, 163 अंक ऊपर, यानी 200 के करीब अभी सेंसेक्स कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इतने पॉइंट्स अप। वहीं निफ्टी पर भी एक बार नजर डालते हैं कि आखिरकार निफ्टी का क्या स्तर है। 23,241। और विप्रो, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां तेजी नजर आ रही है। लेकिन एक नज़र गेनर्स पैक पर देखते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो बाजार में इस वक्त मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। विप्रो, कोटक बैंक, एसबीआईएन, रिलायंस, भारती एयरटेल चार्ट को लीड करते हो। और विप्रो में खबरों के दम पर करीबन 7% का आप यहाँ बढ़त देख पा रहे हैं। और कोटक महिंद्रा के जो Q3 रिजल्ट्स आने वाले हैं उसकी वजह से एक अपग्रेड परफॉर्मेंस हम देख पा रहे हैं। इसकी वजह से स्टॉक में करीबन 9% का उछाल संभव तौर पर नजर आ रहा है। अब रुक करते हैं उन तमाम स्टॉक्स का जहां पर मुनाफा वसूली हावी है। श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, तमाम वो स्टॉक्स जहां पर इस वक्त मुनाफा वसूली हावी है। बाय ऑन कॉल का डिप है इन तमाम स्टॉक्स में। चलिए, तो दुनिया भर के बाजारों के बाद आइए अब रुक करते हैं कुछ अहम आर्थिक खबरों का और बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर, जहां की वार्षिक बैठक आज से शुरू होगी। इस पर भी हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हम आज के फोकस में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज लेने वाले हैं, पहले सीधा उसका रुख करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है वो आज से शुरू होने वाली है। 100 से ज़्यादा सीईओज वहाँ पर शामिल होने वाले हैं और स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में ये बैठक होगी। भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर भी यहाँ पर चर्चा और फोकस रहने की संभावना है। साथ ही एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भारत का रिप्रेजेंटेशन वहाँ करने वाला है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के प्रमुख जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे। जैसा कि मैंने सबसे पहले खबर की शुरुआत में आपको बताया था कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इसके अलावा सीआर पाटिल, के.आर. राममोहन नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। वहीं प्रतिनिधिमंडल में 6 भारतीय राज्य भी शामिल होने वाले हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़ी तमाम अलग अलग अपडेट्स भी हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो बात करते हैं मोबिलिटी
एक्सपो को लेकर, यानी कि ऑटो एक्सपो 2025, जिसे ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है दर्शकों का। भारत मंडपम में पहले 2 दिनों में 90 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया, 3 करोड़ से ज़्यादा कारें उतारी गईं। वहीं दूसरे दिन भारत मंडपम में 22 विभिन्न ब्रांड्स के जो 56 नए उत्पाद हैं वो लॉन्च किए गए। सबसे खास यहाँ का ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक कार ईवा। वेव मोबिलिटी की अगर हम बात की जाए, ईवा वो करीबन 3,25,000 रुपये का एक्स शोरूम प्राइस है और ऑटो सेक्टर में ये तहलका मचाने के लिए तैयार है। ये शुरुआती कीमत है जब हम भारत की पहली सोलर कार ईवा का जिक्र करते हैं तो। और सोलर इलेक्ट्रिक कार में अगर हम चार्जिंग की बात करें तो 250 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं। अगर आपने एक बार उसे चार्ज कर लिया तो आप 250 किलोमीटर तक इस गाड़ी को दौड़ा पाएंगे। जो इस गाड़ी का रूफ है, यानी कि रूफ है, उस पर सोलर पैनल है जिसकी वजह से उसकी बैटरी चार्ज होगी और गाड़ी सरपट दौड़ेगी। अच्छा, सबसे इसमें इंटरेस्टिंग क्या रहा है कि 3 सीट वाली इलेक्ट्रिक सोलर कार है। इलेक्ट्रिक में इसलिए कह रही हूँ कि आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और वेव ईवा एक क्वाड्रोसाइकिल जैसा है इलेक्ट्रिक सोलर कार, यानी कि क्वाड्रोसाइकिल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। अब इसको ऐसे समझेंगे कि ड्राइवर के लिए आगे एक सीट होगा और पीछे 2 यात्रियों के लिए एक बेंच बनी हुई, तो एक क्वाड्रोसाइकिल के तौर पर ये आपको नजर आएगी। अब इसमें आपको क्या क्या इनोवेशंस मिलते हैं। डुअल स्क्रीन सेटअप है, एंड्रॉयड ऑटो है, साथ ही साथ क्लाइमेट कंट्रोल। आपके व्हीकल में अगर कोई दिक्कत है तो उसका डायग्नोस्टिक, यानी कि वो उसका डॉक्टर भी बन जाएगी कि आपको बताएगी कि भाई आपके ऑटोमेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, बैटरी में कोई सिस्टम है। अब 12 इंच के छोटे पहिए हैं, वो कैसे मदद करेंगे? अगर छोटी जगह पर आपको गाड़ी बैक करनी है, गाड़ी लगानी है, तो वो आसानी से घूमेंगे। 3 अलग अलग विकल्पों में ये कार जो है वो अवेलेबल होगी, जो इनोवेशन का एक बहुत बेहतरीन नमूना है। 9 किलोवाट घंटा यानी कि इतनी बैटरी पावर, 12 किलोवाट घंटा, 18 किलोवाट घंटे, यानी कि बैटरी के ये डिफरेंट आपके पास टाइप्स रहेंगे। और इसीलिए इनकी कीमतें भी वेरिएबल्स में है। 3,25,000 से लेकर करीबन 6 लाख तक एक्स शोरूम प्राइस रहेगा। अब इसमें कलर्स जो अवेलेबल रहेंगे वो रहेंगे मूनस्टोन वाइट, लाइट प्लैटिनम, रोज कोरल, स्काई ब्लू, शैम्पेन रेड। और क्योंकि ये एक हाइब्रिड मोड में रहेगी, सोलर पैनल के थ्रू भी आप इसको चला सकते हैं, आपके पास इलेक्ट्रिकल ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। और जल्द यानी कि 2026 में ये हमें भारत की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि इसकी प्री बुकिंग अभी से शुरू हो गई है और इस पर काफ़ी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स भी कंपनी दे रही है। तो आप समझिए कि सोलर कार अगर भारतीय सड़कों पर दौड़ती है और उस लिहाज से पर्यावरण को कितना अनुकूलित महसूस करवाती है, क्योंकि ऑटो सेक्टर से सबसे ज़्यादा उम्मीद ये की जाती है कि ज़ीरो कार्बन एमिशंस रहें और इसीलिए इन विकल्पों पर काम हो रहा है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन हम आपको ये भी बताएं कि जो भारत मोबिलिटी एक्सपो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये आम जन के लिए कल से खोला गया था, यानी कि रविवार से। और ये आपके लिए निःशुल्क एक्सपो है। आप जो तमाम ऑटो क्षेत्र से जानने वाले लोग हैं, जिन्हें कार्स का शौक है, जो ऑटोमोबाइल प्रशंसक हैं, वो वहाँ भारी मात्रा में पहुँचे और गाड़ियों की नई तकनीक और मॉडल्स देखकर बहुत उत्साहित नजर आए। 22 जनवरी तक के एक्सपो आम जन के लिए खुला है। तो आइए आपको दिखाते हैं, पहले उससे जुड़ी एक रिपोर्ट, फिर करेंगे इस पर चर्चा। ऑटोमोबाइल के शौकीनों के लिए शुक्रवार को भारत मंडपम में बाजार सज गया है। यहाँ लगे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में लग्जरी से लेकर बचत देने वाली गाड़ियाँ प्रदर्शित की गई हैं। पहले सीएनजी स्कूटर से लेकर हाइड्रोफ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल और ईवी गाड़ियों की एक से बढ़कर एक मॉडल देखे जा सकते हैं। ऑटो एक्सपो में अगली पीढ़ी की ई बसें, गाड़ियाँ, स्कूटर, रिक्शा, वैनिटी वैन, एयर बस कौतूहल का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा गाड़ियों के पार्ट्स और ईवी चार्जिंग मशीन तक सब कुछ एक ही छत के नीचे मौजूद है। 5 लाख रुपए की कीमत वाली इस छोटी सी कार ने सबको हैरानी से भर दिया है। स्वदेशी तकनीक से बनी कार भीड़ भाड़ वाले इलाके में आसानी से चल सकती है। हमने अंदर से इसका फीचर्स बहुत ही बढ़िया करा है। सो जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रीमियम हैचबैक में उनको जो फीचर्स मिले, उनको ये गाड़ी में मिल जाएंगे। और इन कुछ चीज़ों में तो वो उससे भी आगे आती है। अंदर एसी तो है ही है। और फिर जो प्राइसिंग की बात कर रहे हैं आप, तो जो पेट्रोल गाड़ी में, सबसे छोटी पेट्रोल गाड़ी में 5 रुपये पर किलोमीटर का कॉस्ट होता है, इस गाड़ी के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग से 50 पैसे पर किलोमीटर का कॉस्ट आ जाता है। और फिर ऊपर जो सोलर पैनल लगा हुआ है, वो दिन में 10 या 12 किलोमीटर दे देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट सौर ऊर्जा से एनर्जी मिल जाती है। आज एक्सपो आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। एक्सपो सुबह 10 बजे खुला और देखते ही देखते गाड़ियों के शौकीनों की तादाद बढ़ती चली गई।
एक मौका मिलता है लोगों को। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री टिकट्स मिल रही हैं, तो इससे ना पब्लिसिटी होती है गाड़ियों की और काफ़ी हेल्प होती है कंपनीज़ को भी अपनी ब्रांड को प्रमोट करने में, लॉन्च करने में, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। हमारे HSRP से लेके स्पीड गवर्नर से लेके रेड और BS6 4 जनरेशन की जो ऑयल है आजकल जो डाली जा रही हैं, उनसे लेके अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और सबके लिए फ्री पास है अब की बार, तो सारे लोग आ रहे हैं देखने के लिए। तो थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे देश में भी ऐसी अच्छी गाड़ियाँ डेवलप हो रही हैं। जितनी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बनेंगी, बेरोजगारी कम होगी भारत देश के अंदर और लोगों को उतना ही रोजगार मिलेगा। हमने यहाँ के देखा काफ़ी नई गाड़ियाँ हैं। इसमें खास बात है कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर कंपनियां अपनी नई तकनीकें प्रदर्शित कर रही हैं, जिनमें पैसेंजर से लेकर कमर्शियल वाहन मौजूद हैं। 20 से 22 फरवरी तक आम दर्शक सुबह 10 से 6 बजे के बीच भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में जा सकेंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर, DD न्यूज। देखा आपने कि आपकी सोच और समझ के लिहाज से आपकी जेब के लिए भी जो किफ़ायती है, ऑटो इंडस्ट्री इस बात को समझ रही है। और बेहद ख़ास मेहमान आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए। सुधेंदु ज्योति सिन्हा साहब, सलाहकार इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नीति आयोग। आपसे पहले भी कई बार हम शो पर जुड़ चुके, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले शो पर जुड़ने के लिए। सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल यही है, सोलर कार मैंने जब ये पहली बार देखा और सुना तो मेरे लिए रोमांचित करने के साथ साथ ये इतना ज़्यादा इनोवेशन से भरा हुआ विचार है कि कैसे हम सोलर पावर का एक ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल है, आपकी जेब के लिए भी किफ़ायती है और भारत की सड़कों के लिए गौरवान्वित करने वाला। बिल्कुल आपने ठीक बताया। ये जो गाड़ियों की जो स्थिति है भारत में, वो आप जैसा देख रहे हैं कि देश का एक कमिटमेंट है कि हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डिकार्बोनाइज करेंगे जी। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उसमें एक ऑप्शन लिया गया है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक बड़े ही पूरे एक शिद्दत के साथ इसको हम आगे लेकर के चलेंगे। एक क्रिटिसिज्म इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का ये आता है कि जब हम उसको चार्ज करते हैं तो वो कन्वेंशनल चार्जिंग सिस्टम से होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर जब जहाँ भी बनता है वो कोयले या उस तरह की चीज़ों से बनता है, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन वहाँ पर जनित होता है। लेकिन यहाँ जो स्थिति है, जब यदि सोलर पैनल से आप उसको चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब कंप्लीट एंड टू एंड जिसको कहेंगे चार्जिंग सिस्टम जो उसका है और उसका टेल पाइप एमिशन जो है वो कंप्लीटली जो है वो पोल्यूशन रहित है, यानी प्रदूषण रहित वह व्यवस्था है। इसलिए इसकी जो है इतनी ज़्यादा चर्चा है। अपने आप में ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा मूव है, ये टेक्नोलॉजी का एक एडवांस चीज़ है आपने, और इसमें पूरे देश को कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात है। क्योंकि आप इस तरह से देखें कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या इस तरह के और भी जो नए मोबिलिटी के फीचर्स आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, वो आधुनिकतम तकनीक होनी चाहिए। नीति आयोग ने और बाकी अन्य मंत्रालयों ने मिलकर के, जैसे हमने IITs को नज किया है, 23 में से 16 IIT में सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस खोला गया है, जहाँ पर कि इस तरह की नई तकनीक पर केवल विचार किए जा रहे हैं, प्रोटोटाइपिंग की जा रही है, एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, जिससे ये नई गाड़ियाँ जो हैं अब देश में सुलभ हो जाएं। और सबसे आपने भी बताया उस बात को, सबसे ख़ास बात यह है कि इसके साथ एक बिजनेस मॉडल भी आ रहा है। ऐसा ना हो कि हम एक नई तकनीक की गाड़ी लाएं जी और फिर इतनी महंगी हो जाए कि आम लोगों के लिए वो सुलभ नहीं हो, केवल ऊपर का क्लास ही उसको जो है उसको सपोर्ट कर सके। तो जो बिजनेस मॉडल हैं वो इतना अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल आ रहे हैं, जितना प्राइस देखिए आप जो है, या बैटरी एज ए सर्विस पर जो गाड़ियां आ रही हैं, तो जो बिजनेस मॉडल, नई टेक्नोलॉजी और नए फीचर्स गाड़ियों में, इन तीनों के जो है माध्यम से मैं समझता हूं कि ये कंप्लीट जो है वो रेवोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल। अच्छा, हम दुनिया की तीसरी सबसे लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तौर पर हमारा देश स्थापित हो रहा है। और सिन्हा साहब, 2022-23 के जो आंकड़े हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ है। फेम 2 का जो चरण है वो कितना फ्यूल अप करता हुआ नज़र आ रहा है आपको छोटे सेगमेंट्स में, यानी कि अगर हम 2 व्हीलर्स की बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिहाज से? फेम 2 2019 में लॉन्च किया गया था जी। 2024 पिछले वर्ष जो है 31 तारीख को समाप्त हुआ। आपको इसके इस तरह समझाएं कि 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ का इस पर एलोकेशन था,
और हमने कुल खर्च जो है उसमें 11,500 करोड़ रुपया किया। यानी जितने टारगेट्स थे वो करीब टारगेट सारे अचीव किए गए। अब उसी पर बिल्डअप करके फेम 1 फेम 2 पर बिल्डअप करके जो लॉन्च किया गया है वो है PME ड्राइव, जो अभी इसका सबसे जिसको कहेंगे अभी तक जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स, नेशनल फ्लैगशिप स्कीम्स लॉन्च किए गए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कहा जाए रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेटिव जो है इनिशिएटिव वो है PME ड्राइव, क्योंकि पहली बार बहुत ज़्यादा फोकस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एक दूसरा एम्बुलेंसेस पर, इलेक्ट्रिक ट्रक्स पर और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जहाँ पर टेस्टिंग की काम होता है उसको अपग्रेड करने की बात। तो ये नए फोकस के साथ 10,900 करोड़ रुपया का यह जो है ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया गया है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से फेम 1 फेम 2 ने जो है वो नए ऑर्बिट में पूरे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लाया है, ये उसको और भी एक नए आयाम पर लेकर के जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात की PME ड्राइव, और इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर टेक फ्यूचर रेडी, और इसमें कैसे हम उन लोगों के लिए, भले ही जो गाड़ी नहीं खरीद सकते लेकिन वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बैठना चाहते हैं, तो इसका जो 3 व्हीलर सेगमेंट है जहां हम कर्नाटका के साथ साथ उत्तर प्रदेश को इसमें आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि 2030 तक पूरी 30% की पेनिट्रेशन करने की कोशिश है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में। इस सेगमेंट को जो बसेस हैं या फिर इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर्स है, इसको आप कितना बड़ा गेम चेंजर मानते हैं आम जनता के लिए? ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वो शेयर्ड और पब्लिक मोबिलिटी की बात है। और जो है इसकी चर्चा जो 7 C's की बात की थी प्राइम मिनिस्टर ने पिछले मोबिलिटी एक्सपो में, वो इसमें ये चीज़ बिल्कुल फिट इन करता है। बसेस का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस वक्त, खासकर वो बस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के द्वारा विभिन्न राज्यों में चलाई जाती हैं, उसमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बल्कि आपको इस तरह से बताएं कि पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा है कि इंडिया ने किस प्रकार से अपने बसेस को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बसेस को ट्रांसफॉर्म किया है। और कई तरह के हमने उसमें इनिशिएटिव्स लिए। हमने एग्रीगेशन का मॉडल, यानी एक साथ पूरे डिमांड को जमा किया जाए, उसमें हार्मोनाइजेशन का मॉडल, स्पेसिफिकेशंस को किस तरह से, कॉन्ट्रैक्ट का नया मॉडल, ओपेक्स का मॉडल, यानी हम जो है जितना गाड़ी चलेगी उस अनुसार उसके पेमेंट किए जाएंगे। तो इन नए मॉडल के थ्रू जो है हमने जब बिड किया, पिछला जो बिड था वो 4,540 50 गाड़ियों का था, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बिड था। अब अगला बिड जो है आप देखेंगे ये 10,000 से ऊपर करीब 12-13 हज़ार गाड़ियों के लिए हो रहा है। इसके साथ साथ PME बस सेवा जो एक और लॉन्च किया गया है, वह और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस, ये दोनों मिल करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस का एक, और साथ साथ जो 3 व्हीलर्स जो हैं, जो ऑटो हैं, इनका जो है एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव पैराडाइम चेंज आपको पूरे देश में दिखाई देगा। और बिल्कुल इसका रिपलिंग इफेक्ट्स किस तरह से इसके सब्सिडरी सेक्टर्स पर पड़ेगा उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास शो में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी रहेगा खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़ रहिए हमारे खास शो इकोनॉमी टुडे के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या, इधर UPI पिन डाला उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो ऑटो इंडस्ट्री है किस तरह से
वो युगांतकारी साबित होती है जब तमाम इनोवेशंस का हम जिक्र करते हैं। सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब, क्योंकि यहाँ खाली ऑटो इंडस्ट्री की बात ना करते हुए जो इसके सब्सिडरी सेक्टर्स हैं या फिर इसके अलाइड इफेक्ट्स, चाहे हम टायर इंडस्ट्री की बात करते हैं, ऑटो एंसिलरीज हैं, हम एक्सेसराइज करने की बात करते हैं तमाम इन कार्स को, उस सेक्टर में कितना ग्रोथ पोटेंशियल आप देखते हैं? बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा ना, क्योंकि जब आप मेन स्ट्रीम को आगे लेकर के चल रहे हैं, जब आपका मेन प्रोडक्ट ही आगे बढ़ रहा है, तो नेचुरली जो कंपोनेंट इंडस्ट्री है, जो सपोर्टिंग उसका मेंटेनेंस सिस्टम्स हैं, उसके जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, पावर ड्राइव, पावर ट्रेन के जो सिस्टम्स हैं, वो उनका उस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्रांतिकारी चीज़ें होती रहेंगी। और इसके चलते जो है कि एम्प्लॉयमेंट का भी बड़ा अपॉर्चुनिटी इन चीज़ों के थ्रू क्रिएट होता है। इसलिए जो है, क्योंकि अपने देश में ऑटोमोबाइल साधारण चीज़ नहीं है। यदि देश के जीडीपी का ऑलमोस्ट 7% यदि ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का यदि 49% आता है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कम देश दुनिया में ऐसे है जहां ऑटोमोबाइल इतना इंपॉर्टेंट है जितना भारत में है। इसलिए ऑटोमोबाइल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम नई तकनीक के साथ, नए बिजनेस मॉडल के साथ, यदि हम नई गाड़ियों को लेकर के आते हैं, तो उसी के साथ कंपोनेंट इंडस्ट्री भी बढ़ता है। आप सरकार की एक पहल को देखिए, एक जो PLI स्कीम है, एडवांस केमिस्ट्री सेल का 18,100 करोड़ रुपये का स्कीम, जिसके थ्रू 50 गीगावाट, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हुआ, उसको सपोर्ट किया जा रहा है। और दूसरा जो है वो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए एक अलग से स्कीम PLI स्कीम है, जहां की ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स जो विश्व स्तरीय कंपोनेंट का हम निर्माण कर सके। ऐसा ना हो कि गाड़ी हम देश में बना रहे हैं लेकिन उसके कंपोनेंट्स जो हैं विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो फोकस ये है कि लोकलाइजेशन का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल बढ़ते रहना चाहिए। लगभग यदि गाड़ी का वैल्यू 100 रुपीज़ है तो मैक्सिमम चीज़ें देश के अंदर बननी चाहिए। अभी बहुत अहम बात की, इसमें आखिरी सवाल यही आपसे कि जिस मॉडल की हम लगातार बात करें कि भाई ये बिजनेस मॉडल होना चाहिए, इसमें ग्लोबल प्लेयर्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कितनी ज़रूरत होगी, क्योंकि स्किल्ड और की मैन फोर्स की भी बहुत अहम आवश्यकता है इस पूरी इंडस्ट्री को। जब हम बात करें कि भाई पहले गाड़ियाँ जो भारत में नहीं बनती थी और आयात की जाती थी, तो उनके प्रोडक्ट्स भी जो उसमें लगने वाले उत्पाद थे, यानी कि उनके पार्ट्स, वो बहुत महंगे होते थे। तो इस लेवल पर कितना काम करना ज़रूरी है? स्किल की तो बात है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मान लिया जाए, इसी को आप एग्जांपल लीजिए, बल्कि हम ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी वर्ड यूज़ करते हैं कि उसमें और भी तरह के नई मोबिलिटी चीज़ें आती हैं। हम क्या चाहते हैं इनके थ्रू? हम यह केवल नहीं चाहते कि भारत एक EV यूजिंग नेशन बन करके, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजिंग नेशन बन के खड़ा हो। हमारी मंशा ये है, हमारा नेशनल एस्पिरेशन ये है कि इनके माध्यम से हम कंट्री को एक मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करें और साथ साथ स्किलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में हम कन्वर्ट करें। इसीलिए मैं आपको फिर कोट करूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार पहले कहा था कि यदि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपने आप एक नई चीज़ है, तो उससे संबंधित चीज़ें हैं वो हमारे पॉलिटेक्निक्स में, IITs में, वहाँ पर उनके विषय में अध्ययन होना चाहिए, उनका अध्यापन होना चाहिए, जिससे लोग बाग जो हैं नई चीज़, वहाँ के स्टूडेंट्स नई चीज़ें सीख करके आएँ और एक स्किल, एक बहुत बड़ा स्किल का रिसोर्स पूल कंट्री में जनरेट हो, जिसके थ्रू जो है हम वर्ल्ड को भी सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए रीशेप, रीइमेजिन, रीडिज़ाइन जो कि कॉन्सेप्ट है इस बार के ऑटो एक्सपो को, और हम आगे भी लगातार और नए इनोवेशंस इस पूरे एक्सपो में 22 जनवरी तक होते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब, आपने अपना कीमती वक्त DD न्यूज़ के इस मंच को दिया और अपने तमाम विचार साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और बात करते हैं कुछ अन्य खबरों की। बात करते हैं माइंस मिनिस्ट्री को लेकर, जहां आज से कोणार्क में खनन मंत्रियों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री G. किशन रेड्डी करने वाले हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें 16 से अधिक राज्यों के खनन मंत्री, साथ ही केंद्र और उड़ीसा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। सतत खनन प्रणालियों में नवाचार को बढ़ावा देने वाली जो तमाम पहले हैं, उनके तहत चयनित स्टार्टअप्स को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। खनन कार्यों को सुव्यवस्थित करने के साथ साथ उन्हें ज़्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए MTS मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा खनिज नीलामी और खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाएगा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मेरोस सेफकोविक के साथ व्यापार और निवेश पर उच्च स्तरीय वार्ता की। इस दौरान मजबूत भारत यूरोपीय संघ साझेदारी के लिए एक रूपरेखा निर्धारित की गई। म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ के 6 सिद्धांतों पर फोकस किया गया। 6 सिद्धांत मजबूत आर्थिक संबंधों, निष्पक्ष व्यापार, उच्च गुणवत्ता मानक, रिजिलियंट सप्लाई चेन्स और आपसी विकास के लिए भारत की तकनीक और प्रतिभा का लाभ उठाने पर केंद्रित है। साथ ही एफटीए और वार्ता को फास्ट ट्रैक करने और सप्लाई चेन रिजिलियंस को बढ़ाने पर भी सहमति बनी। I believe the open mind and the open heart with which these discussions took place were remarkable in their sincerity of purpose. The effort on both sides was to work on the common values of democracy, rule of law, and trust. We believe we've been able to address several areas which in the past seemed very difficult to overcome. We are looking at simplification of processes. We are looking at finding cost competitive ways to expand trade between European Union and India for the benefit of our businesses, particularly the small and medium businesses, for our farmers and for our fishermen. The EU-India partnership is an important one, and not only for today, but as well as for years to come. And therefore we share the objective to take it to the next level, because we have much in common. We are vibrant democracies, we are large economies, and we share many global challenges. बिल्कुल, फिलहाल इकोनॉमी टुडे में इतना ही, लेकिन कल आपसे मुलाकात होगी एक नए एक्साइटिंग फोकस के साथ। आप जुड़ रहिए। बाकी खबरों को देखने के लिए डीडी न्यूज़ से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।